हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसी का दोस्तों आज हम लोग इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे, या तो वो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ होगा या फिर दोस्तों पूछने का 100% चांस होगा। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो आपका चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों टोटल 106 क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखिए टोटल 106 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि 50% क्वेश्चन को इस वीडियो में कर लेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन आपका बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा और आपको दोस्तों पता रहेगा कि आप कितना पानी में है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, फिर आप सब कुछ भूल जाइएगा, फिर जहां आप थे वहीं पे रह जाइएगा। इसलिए प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, इससे पहले इसका थ्योरी जो है पढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है करा दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने थ्योरी को नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इससे क्या होगा जितने भी इसमें क्वेश्चन आते हैं वो सभी आप आराम से आसानी से आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ लेंगे तो। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपका टाइम बिल्कुल भी लेंगे, फटाफट आप लोग आंसर को देते हुए चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में 2020 में बोर्ड एल्बम में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। महात्मा गांधी, सीमांत गांधी या फिर ए ओ ह्यूम या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है वो कौन थे दोस्तों? ए ओ ह्यूम थे। कब किया था? 1885 को किया था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी डेट पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 को। किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यानी कि प्रेजेंट में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर या फिर डेविड कैमरून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2012 में, 2019 में, 2021 में, यानी कि हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, नेपाल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष राजतंत्र किस देश में है, वो स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो यानी कि डिवाइड एंड रूल जो नीति था, अंग्रेजों की जो पॉलिसी था, फूट डालो और शासन करो नीति, ये निम्न में से किसको बढ़ावा दिया था? यानी कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों के दमनात्मक नीति को, या फिर महिलाओं के शोषण को, या फिर बेरोजगारी को। तो दोस्तों ये जो अंग्रेजों का एक नीति था जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो, क्योंकि जब ये अंग्रेज अपनाया तभी भारत पर राज कर पाया, अगर ये नहीं अपनाता तो नहीं करता। ठीक है, अभी भी बहुत सारा राज ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि डिवाइड एंड रूल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड रूल। तो दोस्तों डिवाइड एंड रूल जो नीति है, पॉलिसी है, वो निम्न में से कौन चीज को बढ़ावा दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। यानी कि अंग्रेज जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहा था और इसी कारण वो जो और ज्यादा शासन किया। तो इसी को बोला जाता है फूट डालो और शासन करो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय, यानी कि जब महात्मा गांधी को नाथुराम गॉडसे ने 3 गोली मार के हत्या कर दिया था सांझ संध्या के समय, तो महात्मा गांधी को प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था? यानी कि जब उसका जान निकल रही थी तो उस समय वो कौन सा शब्द बोले थे? जय श्री राम, अल्लाह, या फिर आपका हे राम, या फिर वाहे गुरु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हे राम। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब अपना प्राण त्याग रहे थे तो उस समय जो है उसके मुंह से जो है एक शब्द निकला था जिसका नाम है हे राम। क्या निकला था? हे राम। 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? विलय का मतलब यानी कि वो एक अपना अलग राज्य बनाना चाहता था, वो अपना अलग एक देश बनाना चाहता था, या फिर वो भारत संघ में नहीं आना चाहता था। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद का उस समय निजाम कौन था? यानी कि निजाम मतलब क्या हो गया? शासक। यानी कि हैदराबाद का जो शासक है, यानी कि जो राजा था वहां, उसको निजाम बोला जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद का जो शासक था उसको क्या बोला जाता था दोस्तों? निजाम बोला जाता था। तो निजाम जो है वहां के जो शासक थे वो हैदराबाद को एक अलग अपना देश बनाना चाहते थे, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, वो जो है इंडिया में नहीं रहना चाहता था। ठीक है, तो इसी चीज को यानी कि जो भारतीय संघ में जो विलय हुआ, यानी कि भारतीय संघ में जो हैदराबाद को जोड़ा गया, वो किसके द्वारा? स्वेच्छा से, या फिर बलपूर्वक से, या फिर अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी तरह से। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका बलपूर्वक है। कैसे बलपूर्वक है? थोड़ा सा आप लोग समझिए। देखिए
हैदराबाद का जो शासक था वो बहुत ही दमनकारी था, यानी कि वो अत्याचार बहुत ज्यादा करता था, खास करके महिलाओं पर। तो दोस्तों जब यहाँ पर यानी कि कांग्रेस सरकार, यानी कि जो सरकार है भारतीय सरकार, जब उसको उस पर गई, यानी कि उसको कहा कि हैदराबाद को कहा कि भारत के साथ आप मिल जाओ, लेकिन वो इनकार कर दिया। ठीक है, फिर वहां के जो लोग थे, जनता थी, वो संघर्ष करने लगे, आंदोलन करने लगे। फिर ये हैदराबाद का जो निजाम है वो अपने सैनिकों वहां पर भेज देता है। हम लोगों ने चैप्टर 1 में एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो निजाम जो थे वहां के, वो अपने सैनिक को भेज देता है, क्या करने के लिए? जनता पर अत्याचार करने के लिए, जनता को मारने के लिए, हत्या करने के लिए। तो जनता का हत्या भी करता है, बलात्कार वगैरह भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय सैनिक है वो अपने सैनिक को भेजते हैं, और सैनिक को भेजने के बाद फिर वहां यानी कि निजाम का जो सैनिक है वो हार जाते हैं। फिर जो निजाम है, वहां के जो शासक है, वो फिर आत्मसमर्पण कर देता है। तो इसलिए देखिए, सैनिक पर बात होगी, इसलिए राइट आंसर आपका भी बलपूर्वक हो जाता है। आप लोग को कभी नहीं बोलना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन है वो कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा 7 का बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ठीक है, तो 1972 में जो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसी के अंतर्गत, उसी के द्वारा जो है आपका भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर कौन से संगठन से संबंधित है? अगर आपको दल दिया है या संगठन दिया है तो आपको राइट आंसर डायरेक्ट लगाना मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग ही है जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात किया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का देश है, लेकिन उसको चाहिए एक ऐसा देश जहां पर सिर्फ एक ही राष्ट्र हो, यानी कि मुस्लिम से। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम लीग है यही लेके आया था द्विराष्ट्र सिद्धांत को। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को कौन लाया, तो दोस्तों मुस्लिम लीग। या फिर कभी कि आपको मुस्लिम लीग नहीं देगा ऑप्शन में आपको दे देगा अली जिन्ना, तो आपको अली जिन्ना। देखिए, आप ध्यान से वीडियो को देखिए, तभी आपको डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर डाउट को क्लियर करना जरूरी है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका मुस्लिम अली जिन्ना रहे ऑप्शन में कि मुस्लिम लीग को कौन लेके आया, तो आपको लिखना अली जिन्ना। अगर ऑप्शन में मुस्लिम लीग रहे तो मुस्लिम लीग, दोनों ऑप्शन में आपका कभी नहीं रहेगा। ठीक है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कौन से दल, कौन से संगठन से था? मुस्लिम लीग से था। सबसे पहले इसका विरोध कौन किया? तो दोस्तों वो कांग्रेस किया। तो ये सभी चीजों को पॉइंट में आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन जो है भारतीय संघ की व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 2018 में देखिए एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, या फिर स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या फिर संविधान की सर्वोच्चता। 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? 2018 में भी पूछा गया है, और हाल ही में 2021 में बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसकी अधिक शक्तियां प्राप्त है, यानी कि किसको सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है, सबसे ज्यादा ताकत है, केंद्र को, जिलों को, राज्य को, या फिर इनमें से सभी? तो इसका ऑब्वियसली इसका राइट आंसर आपका केंद्र को हो जाएगा। केंद्र के पास जो है शक्तियां ज्यादा होती है भारतीय कानून में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका 11, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर यानी अलग कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो सिंपली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी देखिए प्रेजेंट में टोटल राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 9 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 9 है, राज्य जो है 28 है। लेकिन क्वेश्चन जब भी आपको पूछेगा वो 29वां राज्य ही पूछेगा। क्यों 29वां राज्य पूछेगा? क्योंकि जब तेलंगाना बना था तो वो 29वां राज्य ही था। भले ही टोटल राज्य अभी 28 है, लेकिन उस समय 29वां राज्य ही था तेलंगाना। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राज्य से अलग करके, यानी कि कौन सा राज्य से अलग करके एक नया राज्य तेलंगाना बनाया गया? तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। और ये आंध्र प्रदेश भी जो है बहुत ज्यादा विवाद करा किया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कौन ऐसा राज्य है जो कि सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था, तो दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे विकास के आधार पर, तो आपको झारखंड दे देना है। अभी जो प्रेजेंट में हुआ था 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह। ठीक है, तो 11 का जो फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? सिंपली क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? 2018 में एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, या फिर इनमें से सभी? 12 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है इनमें से सभी। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों में जो प्रमुख अड़चने हैं वो राज्यपाल की भूमिका भी है, अनुच्छेद 356 भी है, और राज्यों के केंद्र पर निर्भरता यानी कि उस पर जो डिपेंडेंट रहता है वो भी है। ये तीनों जो है अड़चने हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को 13, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? ये जो सौराष्ट्र है, मैंने आपको पढ़ाया था सौराष्ट्र के बारे में उसी चैप्टर में कि सौराष्ट्र जो है वो किस राज्य का अंग है। 13 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा आपका। तो सौराष्ट्र जो है वो किसका अंग है? वो गुजरात का अंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में
केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 55 या फिर 240 से 50 या फिर अनुच्छेद 352 से 360 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 से 255। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 245 से 255 में जो है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, जिक्र है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? 2018 में अनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बजट का जो संबंध है वो कौन से पक्ष के साथ है? आय के साथ, व्यय के साथ या फिर आय और व्यय दोनों के साथ? तो 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा आय और व्यय दोनों। ठीक है, तो बजट का जो संबंध है वो किस पक्ष के साथ है? आय और व्यय दोनों के साथ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 2018 में अनुअल एग्जाम में पूछा गया है। सिंपली वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 16 नंबर का 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर कोई सीमा नहीं है। तो 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका वो हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, यानी कि भारत में जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या था? ये जो नवोदित राष्ट्र था इसका सबसे पहला, नव राष्ट्र भी बोल सकते हैं, नवोदित राष्ट्र भी बोल सकते हैं, इसका जो पहला कार्य था वो क्या था? गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना या फिर दुश्मन जो देश था उससे युद्ध करना या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब भारत आजाद हुई थी तो उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था और शीत युद्ध के कारण दोस्तों भारत को बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव, यानी कि बहुत एक प्रकार का बोल सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसको आजादी करने के बाद इतना संघर्ष झेलना पड़ा था। बाकी का जो चैप्टर है यानी कि पॉलिटिकल साइंस का टोटल 9 चैप्टर है दूसरा बुक में। ठीक है, दूसरा बुक का नाम क्या है आपका? स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो स्वतंत्र भारत राजनीति का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये पहला चैप्टर का ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी का जो 8 चैप्टर है उसमें सिर्फ भारत के बारे में दिया हुआ है। दूसरा चैप्टर में भी, तीसरा चैप्टर में भी, चौथा चैप्टर में भी हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से स्थापना हुआ, कौन कौन सा चुनौती का सामना करना पड़ा वगैरह। पहला हम लोग पढ़े राष्ट्र निर्माण, यानी कि सभी देशों को, सभी राज्यों को, जो अलग अलग राज्य बनाना चाहता था उसको एक जगह सबको जोड़े और जो पाकिस्तान का आजाद होने के बाद जो हम लोगों का मुश्किलें हुई उसको सॉल्व किए। उसके बाद आप दूसरा चैप्टर आपका आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में, यानी कि जो चुनावी यात्रा शुरू हो गई थी उसके बारे में। फिर तीसरा चैप्टर आपका आएगा। तो ये सभी चैप्टर को आपको एक बाय एक देखते जाना है। सभी चैप्टर दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो ये चैप्टर देखने में पॉलिटिकल साइंस में क्या है, पूरा इंडिया के बारे में, इंडिया का इतिहास है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। राजनीति करने में जैसे मजा आता है लोगों को, वैसे हम लोगों को राजनीति पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए आप लोग सभी थ्योरी को, सभी एक्सप्लेनेशन को देखा कीजिए। बहुत बच्चे हैं जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, वो थ्योरी को यानी कि एक्सप्लेनेशन को नहीं देखता है। आप उसको भी देखिए, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत टाइम आप लोग का ले लेते हैं। 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना, ऑप्शन बी। तो नवोदित राष्ट्र का जो सबसे पहला काम होता है वो राष्ट्र का निर्माण करना होता है, इसलिए पहला चैप्टर का भी नाम है राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा लाल किले पर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे उस समय जो शपथ लिया था वो लाल किले पर बनाया था। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया था, बहुत बच्चों को पता भी होगा कि 1947 में हमारा देश आजाद होता है और 1952 में चुनाव होता है। ठीक है, पहला जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, वो कब हुआ था? 1951 से लेकर के 1952 के बीच हुआ था, लेकिन इसको हम लोग 1952 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 1952? क्योंकि ज्यादातर चुनाव जो है वो 1952 में होता है। ठीक है, तो 1947 से लेकर के 1952 के बीच टोटल 5 साल बचता है। तो ये 5 साल कौन सा सरकार था? क्योंकि चुनाव तो 1952 में हुआ था, तो दोस्तों उसको बोला जाता है अंतरिम का सरकार। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सरकार था, तो अंतरिम का सरकार। और अंतरिम का सरकार जो है वो कौन था, यानी कि अंतरिम सरकार में भी सबसे पहला सरकार कौन बना था? तो दोस्तों अंतरिम सरकार के अंतर्गत बना था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दिया। और पहली बार जो शपथ लिए थे वो कहां पर लिए थे? लाल किले पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। तो विविधता में एकता का सिद्धांत जो है वो कौन से देश का प्रमुख सिद्धांत है? 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका भारत। जी हाँ, अपना भारत का ही ये जो है विविधता में, क्योंकि अलग अलग जाति, अलग अलग परंपरा वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि विविधता में एकता, ये जो सिद्धांत है वो सिर्फ भारत का है, सिर्फ भारत का। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार या फिर जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार या फिर उपयुक्त सभी। तो भारत में जब लोकतंत्र की बहाली हुआ तो ऑब्वियसली बात है लोगों को सभी चीज का अधिकार मिल गया होगा। तो दोस्तों 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मौलिक अधिकार भी मिला था, मतदान का भी अधिकार मिला था, सभी को मतदान का अधिकार मिला जब भारत में लोकतंत्र को बहाली किया गया, लोकतंत्र को लागू किया गया और जनप्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार मिला था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21,
भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना जो है यानी कि प्लानिंग जो है उसको जो लागू करता है वो किसके माध्यम से करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल पहला ही ऑप्शन का राइट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से जो है भारत सरकार कोई भी विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करता है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 22, माउंट बेटन योजना का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? भारत का विभाजन से, संविधान का निर्माण से, या फिर स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना से। देखिए दूसरा ये प्रथम आगे वाला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब क्या हो गया, यानी कि जो चुनाव हुआ था 1952 से लेकर 57 भी पढ़ेंगे, फिर 57 से लेकर 62 पढ़ेंगे, फिर 62 से लेकर 67 पढ़ेंगे, फिर 67 में जो कांग्रेस की बुरी हालात हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए एक बार एक चैप्टर जो बहुत मजेदार चैप्टर है, आपने सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। यहाँ पर फिलहाल 22 का आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है भारत का विभाजन से। तो माउंट बेटन योजना का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से भारत का विभाजन से, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 23, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किससे बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका 2018 में बनाया गया है। यानी कि जो भारत विभाजन के लिए जो एक नियम बना था, एक विभाजन समिति बना था, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन था? तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बिल्कुल आपका हो जाएगा वायसराय को, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, वायसराय को। तो भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? वायसराय को बनाया गया था। वायसराय को 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, माउंट बेटन योजना कब बना था? माउंट बेटन योजना जो है वो कब बना था? 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 जून 1949। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 3 जून 1947। क्या हो जाएगा? नहीं, इसका राइट आंसर बिल्कुल 24 का राइट आंसर ना, वन सेकंड 24 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 3 जून 1947 बिल्कुल सही है। तो माउंट बेटन योजना जो है वो कब बनाया गया था? 3 जून 1947। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा 25, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर ब्रिटेन? तो दोस्तों 25 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 25 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश जो बना था वो 1971 में बांग्लादेश बना था। उससे पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान था, इसलिए यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान दिया है, इसलिए आपको पाकिस्तान लिखना है। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? वो देश का नाम था पाकिस्तान। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? यानी कि जो पाकिस्तान बनाया जाए इसका जो मांग है सबसे पहली बार कब की गई थी? 1942, 41, 40 या फिर 47? तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो 1940 में, यानी कि ऑप्शन सी। तो पाकिस्तान निर्माण की जो मांग है सबसे पहली बार 1940 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा कि कब की गई थी मांग, सबसे पहली बार कब की गई थी? 1940 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग जो है कौन से अधिनियम के अनुसार, यानी कि कौन से अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की थी? तो सबसे पहले तो भाई 1940 अभी हम लोग देखें तो 1940 के यहाँ पर 1940 कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर 27 का, वो हो जाएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसको जो है यानी कि पाकिस्तान निर्माण की मांग की थी। कौन से अधिवेशन में? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा, 2012, 2013, 2019, 2020 में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, 2021 में भी बोर्ड मॉडल और यहाँ पर अनुअल एग्जाम। ठीक है, तो राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो कब बना था? तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 29 दिसंबर 1953 को। कब? 29 दिसंबर 1953 को राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था। क्यों बना था दोस्तों इसको? क्योंकि बहुत से राज्य थे भारत के अंदर जो कि अपना अपना अलग अलग देश बनाना चाहता था, और उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को भाषा के आधार पर हम लोगों का राज्य को अलग किया जाए। मतलब जैसे कि आपका मणिपुर था, आंध्र प्रदेश था, वो अलग देश नहीं बनाना चाहता था, वो क्या चाहता था कि हमको राज्य बनाया जाए, अलग राज्य बनाओ और भाषा के आधार पर। बस उसी चीज को केंद्र सरकार ने उसी चीज को देखते हुए एक पुनर्गठन बना दिया, एक पुनर्गठन आयोग बना दिया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भाषा के आधार पर सभी को अलग किया जाए, यानी कि जो डिमांड करें भाषा के आधार पर उसको अलग अलग राज्य बनाया जाए। ये कौन? राज्यों का पुनर्गठन आयोग। ठीक है, और ये कब बना था? 29 दिसंबर 1953 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग है वो कब बना और उसका उद्देश्य क्या था। अब देखिए इस क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पोट्टी श्री रायलू या फिर आपका है मौलाना अबुल कलाम आजाद? देखिए 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा सैयद अली। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद अली थे। 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका 30, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था कब? 1956 में, 1953 में, 1954 में, 1952 में? तो 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1956 में। ठीक है,
सॉरी 1956 यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में। इसका भी काम सिर्फ वही था, पहले 1953 में वो बना था, 1953 में ये बनने के बाद फिर और ज्यादा डिमांड वगैरह करने लगा, तो फिर 1956 में भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया था। कब? 1956 में। 30 का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 5, 4, 6। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय को कितने वर्गों में बांटा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर, और बिल्कुल 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 वर्गों में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय को कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। 1 सेकंड, 31 का राइट आंसर मैंने आपको क्या बी बताया ना, ऑप्शन ऊपर हो जाएगा, लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राइट आंसर आपका 4 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, चाहे ऑप्शन कोई भी हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया था? यानी कि जो भारत के जो संविधान थे उसके द्वारा परिवर्तन करना यानी कि बदलाव करना, नाम बदलना और राज्य का निर्माण करना, ये किसके अधिकार में दिया गया था? राज्य विधानमंडल को, संघीय मंत्री परिषद को, या फिर राज्य मंत्री परिषद को, या फिर संसद को? क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, और 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सांसद को। तो ये काम जो है यानी कि बदलाव यानी कि परिवर्तन करना, नाम बदलना, नए राज्य का निर्माण करना, ये चीज का जो संविधान जो अधिकार दिया था वो किसको दिया था? संसद को। तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, जो बनाया गया था, वो अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? तो 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो 1955 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? 1955 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? जब स्वतंत्रता हुआ था, जब आजादी हुआ था, उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और आप लोग आंसर को देने का कोशिश करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी कि राज्यों की जो संख्या है वो कितनी थी? 28, 30, 25। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 सेकंड, मुझे लगता है ये क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ है, शायद मुझे लगता है आप लोग कमेंट करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में जो राज्यों की संख्या थी वो कितनी थी? जहां तक मुझे पता दोस्तों वो 17 थी, लेकिन फिर दो वर्ष में 28 हो गया था, सिर्फ 2 साल के बाद 28 राज्य हो गया था। लेकिन पता नहीं, यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 28 दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे जिसको सही कंफर्म मालूम है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी मैं पढ़ के फिर आप लोग को बताऊंगा बाद में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन सा था? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, या फिर राज्य एवं रियासत, देशी राज्य जनपद, या फिर राज्य एवं प्रदेश? तो बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। 35 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था जब, उसके बाद भारत को जो है वो 2 इकाई में बांट दिया गया। 2 इकाई क्या क्या था? एक था आपका राज्य और एक था आपका केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश टोटल आपका 9 है, और राज्य बजट में भी 28 है। ठीक है, और 29वां राज्य को आपको याद रखना है। कभी बच्चे बोलते हैं कि सर अभी 28 राज्य है तो 29 राज्य कैसे होगा? लेकिन नहीं, वो जब बना था उस समय वो 29वां ही था, इसलिए उसका नंबर जो है वो 29वां ही होगा। चलिए, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रजवाड़ क्योंकि अलग अलग अपना रियासत बनाना चाहते थे, तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो लोग बहुत अच्छे से पढ़े इसके बारे में। ठीक है, तो रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 2021 में मॉडल क्वेश्चन है ये आपका, कि स्वतंत्र भारत में जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर उप प्रधानमंत्री की बात हो रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार बलदेव सिंह, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो 37 का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जो आपका हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि आजादी के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? जब आजादी मिली थी तो उसके बाद जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो किसे बनाया गया था? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। 38 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों वो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने थे और होम मिनिस्टर कौन बने थे, गृह मंत्री कौन बने थे, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का लौह पुरुष जो है निम्नलिखित में से किसे कहा गया था? 2017-2019 में क्वेश्चन पूछा है। भारत का लौह पुरुष जो है वो किसे कहा था? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को?
तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो भारत का जो लौह पुरुष है वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था? तो मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि हैदराबाद को जो है निजाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन जो हैदराबाद का शासक होता था उसको बोला जाता था निजाम, यानी कि हैदराबाद को जो राजा जो शासक होता था, जो शासन चलाते थे, उसको निजाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निजाम। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? हैदराबाद का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का जो राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1948 में, यानी कि ऑप्शन बी। तो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था वो 1948 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 42, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो 1948। ठीक है, मणिपुर रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था वो भी 1948, हैदराबाद का जो विलय हुआ था वो भी 1948। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या फिर जूनागढ़? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर को। ध्यान रखिएगा आप लोग, 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यानी कि जो जम्मू कश्मीर उस समय था वो सिर्फ तीन ही चीज, देखिए जम्मू कश्मीर ना भारत की तरफ आना चाहता था ना ही पाकिस्तान की तरफ, वो अपना अलग देश बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन भारत वाला उसको छोड़ दिया, कहा कि चलो भाई तुम अपना देश बनाना चाहते हो ठीक है बनाओ। पहले कोशिश किया मिलाने का, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां का जो जनता था अक्सर ज्यादातर वहां पर मुस्लिम थे, लेकिन वहां पर जो राजा था, जो शासक था, वो हिंदू था। ठीक है, तो वो जो है भारत नहीं आना चाहता था, ना ही वो इंडिया जाना चाहता था, बस वो कहा कि नहीं हम अपना अलग देश बनाएंगे। फिर भारत वाला उससे रिक्वेस्ट किया, लेकिन नहीं हुआ। पाकिस्तान वाला क्या करता है, वहीं पर सर हमला कर देता है, किस पर? जम्मू कश्मीर पर। फिर जम्मू कश्मीर मजबूरन, उसके पास कोई सैनिक हथियार नहीं वगैरह कुछ नहीं था, तो फिर वो जो है इसमें पाकिस्तान इस इंडिया के पास आया, फिर इंडिया के पास हेल्प मांगने के लिए आया, और इंडिया के पास हेल्प मांगने के लिए जब आया तो उसी समय बना 370, जिसके अंतर्गत तीन चीज, यानी कि उसको अगर कोई आर्थिक स्थिति आ जाए तो वो उस पर मदद करे भारत, कोई अगर उस पर हमला वगैरह कर दे उस पर मदद करे, और शायद एक कोई चीज पर था, तो उसी समय बना था 370। और ये 370 अभी हट गया है, तो 370 सिर्फ वो भारत का एक प्रकार का विशेष राज्य था, यानी कि भारत का ज्यादा कंट्रोल उस पर नहीं था। ठीक है, खाली वो सहायता करने के लिए, यानी कि मान लेते कोई युद्ध कर दिया, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया, चाइना के साथ लड़ाई हो गया, तो इंडिया वाला उसको सपोर्ट करेगा। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री बना था कौन? जम्मू कश्मीर का जो रियासत के राजा को प्रधानमंत्री बोला जाता था वो है जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ज्यादा कहानी नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 44, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? जम्मू कश्मीर का रियासत में भारतीय संघ में विलय जो कब हुआ था? 44 का जो राइट आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसका भी 1948 आपका हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था भारतीय संघ में वो 1948 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर, जम्मू कश्मीर का विभाजन पर, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो 45 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्वायत्तता का मतलब क्या हुआ, हम लोग आगे वाला चैप्टर जो आएगा आपका उसमें पढ़ेंगे। जो चीन जो है वो तिब्बत को स्वायत्तता वाला बना जाता था, मतलब चीन जो है वो तिब्बत को कहता था कि नहीं, हम जितना भी मेरा राज्य है, जो भी राज्य है मेरा, उससे थोड़ा अधिक दर्जा दिए हैं उसको, उसी को बोलता है स्वायत्तता। यानी कि इंडिया का जो सरकार था वो जम्मू कश्मीर को थोड़ा उसका विशेष, यानी कि उसको ज्यादा दर्जा दे दिया। मतलब कह सकते हैं कि मान लेते हैं आपको अगर 10% दे रहा है तो जम्मू कश्मीर को जो है 15%। उसी तरीके से चीन जो है वो तिब्बत को कब्जा किया, और तिब्बत को यही कह रहा था कि नहीं हम तिब्बत को जो है अधिक दर्जा देंगे, यानी कि उसको आला दर्जा पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बस उसी का मतलब होता है स्वायत्तता। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था सिर्फ एक ही शर्त पर हुआ था, वो है जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? कौन से अनुच्छेद? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 46 का राइट आंसर बहुत ही आसान है, बिल्कुल अनुच्छेद 370 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2013 में अनुअल एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? वो था अनुच्छेद 370। और तीन स्वायत्तता कौन सी थी? 3 स्वायत्तता, जो कि मैंने आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, आंध्र प्रदेश आंदोलन की मुख्य मांगे थी, यानी कि जो आंध्र प्रदेश आंदोलन थी, जो हो रहा था, आंध्र जो आंदोलन था वो जो हो रहा था आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए, उसका मांग क्या था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना, या फिर मद्रास प्रांत नामक अलग से देश की स्थापना, या फिर मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना, या फिर मद्रास से केरल एवं कर्नाटक को अलग कर एक प्रांत बनाना। 47 का मैंने आपको शुरू में बताया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश अपने आप को एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, इसी चीज का मांग कर रहे थे, और इसी चीज का आंदोलन भी किया। और एक आदमी, नाम मुझे अभी कंफ्यूजन है, नाम अभी भूल रहा हूँ, वो 56 दिन उपवास पर रह गए थे, 56 दिन वो उपवास पर बैठ गए थे। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो आंदोलन हुआ, बहुत भयानक आंदोलन हुआ। ठीक है, फिर आंदोलन होने के बाद तब जो है आंध्र प्रदेश को इससे मिलाया गया, यानी कि भारत से, यानी कि उसको भाषा के आधार पर अलग किया गया, यानी कि भाषा के आधार पर उसको राज्य बनाया गया था। टोटल 56 दिन
और कई नेता थे जो कि एमएलए वगैरह, विधायक वगैरह, जो कि एक प्रकार का बोल सकते हैं इस्तीफा देकर के जो है वो आंदोलन पर बैठ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? मद्रास 2021 के बोर्ड मॉडल में हाल ही में पूछा गया। मद्रास, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो 48 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। तो भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनने वाला है, सॉरी बना था भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर अभी एक और राज्य बन गया, वो है तेलंगाना। तो ध्यान देंगे, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? सिंपली फिर से वही क्वेश्चन, 1952, 1953, 1955, 1956। तो 49 का जो राइट आंसर है, पूछा जाता है सब क्वेश्चन आपको, ठीक है, 1952 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 1952 में जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? यानी कि जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन करता था, तो उस गठन का आयोग, यानी कि जो राज्यों के गठन आयोग का जो नाम है वो क्या था? राज्य निर्माण आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, देश विभाजन आयोग, या फिर भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण आयोग। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। 50 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल वो आपका हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये जो है भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? 51 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल वो हो जाएगा आपका 51 का, वो है मद्रास, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, क्या हो जाएगा? मद्रास। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? यानी कि जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था उसको नहीं रखा गया। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से जो हट गया, उसके अंतर्गत नहीं रखा गया। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मद्रास, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जो है कोई ना महाराष्ट्र था ना गुजरात था, ठीक है, तो बंबई राज्य था, बंबई प्रांत था, जिसको अलग करके दो राज्य का निर्माण हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। तो ध्यान देंगे, बंबई राज्य था, उसको हटा करके, यानी कि उसको अलग करके उसी से दो राज्य बना था, एक महाराष्ट्र था, एक गुजरात था। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 53 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो निर्माण है वो बंबई से अलग होने के बाद, बंबई राज्य से अलग होने के बाद हुई थी। और वो कब हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 53 1960 में। और जब ये राज्य बने थे, यानी कि जब बंबई राज्य बने थे, तो वो 1947 के बाद, आजादी के बाद बने थे। इसमें दोनों भाषा बोलने वाले लोग थे, गुजराती भी और मराठी भी, ठीक है। लेकिन फिर बाद में 1960 में जो है बंबई प्रांत जो थे, बंबई से राज्य से उसको अलग कर दिया गया, एक महाराष्ट्र बना, एक गुजरात बना। गुजराती वाले को गुजरात, महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र। लेकिन अभी भी गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में शायद कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया था एक्सप्लेनेशन में, कि वो फिर वो अलग राज्य बनाने का मांग अभी कर रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 54 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है 1963 को। तो नागालैंड, 53 का राइट आंसर आपका 54 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन सी 1963 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1963, चाहे ऑप्शन कोई भी हो, 1963 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1963 को। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। टोटल हम लोगों ने कितना 54 क्वेश्चन तक किया, ठीक है। और आपका जो है टोटल 106 क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 में जो है बाकी का जो भी क्वेश्चन आपका बच गया है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर देंगे। आप लोग इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको आप लोग पार्ट 1 समझ लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको पार्ट 2 वहां पर लिख देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग आपका वेटेज जो है 6 से 7 मार्क्स, कभी कभी 8 से 9 मार्क्स, यानी कि 6 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट होगा। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का जो पहला बुक है आपका, उसमें से दोस्तों लगभग 6 चैप्टर, यानी कि पहला बुक है जो कि समकालीन विश्व राजनीति, उसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। टोटल 3 चैप्टर उसमें बाकी है। और दोस्तों इस चैप्टर को शुरू किए हैं, यानी कि इस बुक को शुरू किए हैं, इसमें भी 1 चैप्टर कंप्लीट है। तो इसी तरीके से एक करके कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नवंबर में हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 6 चैप्टर तक आपका इसमें भी कंप्लीट हो जाए। 6 चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जो बात कर 3 चैप्टर रहेगा, वो चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी कवर करवाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को। सिलेबस का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लें, मेरी जिम्मेदारी है वो, बिल्कुल हम कवर करेंगे। आप लोग का सिर्फ काम है वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक करें। इससे हम लोगों को मनोबल अच्छा बढ़ती है, हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने सही पढ़ाया है। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो प्लीज कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।